आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी पर आधारित जो आपके चैप्टर बनाए गए हैं बुक से लेसन नंबर 8 क्लास 7th का पवन, तूफान और चक्रवात ये जो है हमारी वायुमंडलीय घटनाओं का जो हमारे वायुमंडल है। पिछले पार्ट में आपने वायुमंडल के बारे में, वायु के बारे में पढ़ा, पवन के बारे में पढ़ा। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि पवन में आखिर गतिशीलता जो वायु में आती है, जिसको पवन का नाम पवन संज्ञा देते हैं, संबोधित करते हैं, तो आखिर यह कैसे जो है होता है। तो इस बात को समझने के लिए कुछ हम वैज्ञानिक तथ्यों पर पहले हम देखते हैं कि एक वायु के साथ क्या क्या जो है गुणधर्म होते हैं, यानी एक वायु का क्या क्या गुणधर्म होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वायु भी एक पदार्थ का ही स्वरूप है, एक रूप है। तो हमने हेडिंग लिखा है यहाँ पर वायु दाब डालती है। तो वायु दाब डालती है, इस तथ्य को हम कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे हम प्रदर्शित करेंगे कि वायु दाब डालती है। तो वायु दाब का कहने से पहले आप दाब के बारे में, दाब का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ दबा हुआ है, संबोधित अक्सर आप लोग करते हैं। तो वहीं से जो है एक वैज्ञानिक रूप में, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम दाब की क्या परिभाषा देते हैं। तो दाब का मतलब होता है कि कोई भी धरातल पर यदि हम बल लगाते हैं तो उस लगे हुए बल और उस धरातल जितना एरिया में बल लगा हुआ है उसका अनुपात, यानी कि लगे हुए जिस लगा हुआ बल और जो धरातल है, जितने एरिया पर, जितने क्षेत्रफल पर बल आरोपित किया गया है, तो उस बल का मान और धरातल के अनुपात को हम कहते हैं दाब। गणितीय भाषा में गणना करने के लिए ये बनाया गया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब की संज्ञा दी जाती है, यानी दाब कहा जाता है। तो ये तो दाब हो गया। अब ये दाब लगता है कैसे, तो हमने अध्ययन किया था कि जैसे एक प्रैक्टिकल रूप में कि यदि हम ये चाक का डब्बा है और इसको हम यदि अपने हथेलियों पर रखते हैं तो हमारी हथेलियों पर इसके वजन के कारण हमारा इस हथेलियों पर जितना ये स्पर्श में है, जितने एरियो में इसका आधार है, उस आधार पर यह दाब डालता है, यानी दबाव उत्पन्न करता है, बल लगाता है। तो उतने ही क्षेत्रफल पर बल लगाएगा, यह बल लगा सकता है, अपना भार उतने ही क्षेत्रफल पर आरोपित कर सकता है जितना इसका है। तो इस तरह जो है हम दाब को समझे थे। अब हम चलते हैं ठोस, द्रव, गैस के भी आप लोगों ने समझा था। तो यहाँ पर हम वायु क्या है, गैसों का मिश्रण। तो अब ये कैसे दाब डालते हैं इसका आप देख सकते हैं कि यदि हम गुब्बारा लेते हैं तो गुब्बारा में हवा भर देते हैं, तो गुब्बारा देखते हैं कि आप हथेलियों से थोड़ा इसको दबाने का जब प्रयास करते हैं, इस गुब्बारा को इस गुब्बारे को जब आप हथेलियों से दबाने का प्रयास करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि इसमें जो है दबाव, आपके हथेलियों पर, उंगलियों पर एक दबाव का अनुभव होता है। फिर इसके बाद एक और आप प्रयोग कर सकते हैं कि एक आप डब्बा लीजिए और बहुत हल्का डब्बा हो। हल्का कहने का मतलब है कि जैसे आपका प्लास्टिक के ही डब्बे हों और उस डब्बे में वो पतले प्लास्टिक के डब्बे जो आसानी से दब सकते हों, अगर उसको आप उसमें जलवाष्प कुछ रख दीजिए, जलवाष्प कह रहे हैं, सॉरी, उसमें आप जल की मात्रा, थोड़ी मात्रा उसमें रख दीजिए। जल की थोड़ी मात्रा रखने के बाद इसको गर्म कर दीजिए। जब इसको गर्म करेंगे तो कुछ समय बाद इसमें का जितना भी हवा होगा वो निकल जाएगा और ये जो है जल की बूंदें जो वाष्प रूप में ये चारों ओर फैल जाएंगी।
अब इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए। ढक्कन को बंद करने के बाद अब इसको क्या कीजिए कि इस पर जो है ठंडे जल जो है इस पर गिरा दीजिए। तो ठंडा जल जैसे ही इस पर गिराते हैं, ठंडा जल जब इस पर गिराया जाता है तो यह जो है इसकी आकृति जो है अब चेंज हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है और ये दब जाता है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? आखिर हम ठंडा पानी गिराते हैं तो ऐसा क्यों हुआ? जब गर्म जल से भरा डब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है, गर्म जल उसमें भरा हुआ है, थोड़ा जल मिला दिया, उसको गर्म कर दिया, इसमें जल वाष्प के रूप में हो गया। तो जब इस पर हम ढक्कन बंद कर दीजिए, इस पर जब हम पानी गिराते हैं ठंडा पानी, तो ठंडा पानी गिराने के कारण ये क्यों दब गया? क्या ऐसा कारण था जिस पर न तो हमने उस पर दबाने का प्रयास किया, फिर भी ये जो है अपने आप स्वतः ही यह दब जा रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न यह है कि जब हम इसको गर्म किए थे तो अब ये जलवाष्प जो है इसका आयतन बढ़ गया था। जल से जब जलवाष्प बना तो इसका आयतन बढ़ गया। अब ये पूरे डब्बे को आयतन को घेर लिया और घेरने के बाद जो है ये बर्तन की दीवारों पर, ये डब्बों की दीवारों पर ये जो है एक बल आरोपित करने लगा। जब इस पर ठंडा जल डाला गया तो अब ये ठंडे के कारण ये जल की जो बूंदें हैं ये संघनित होकर के फिर द्रव में बदल जा रही हैं। अब ये जो है अब इस पर लगाने वाला जो बल है वो नहीं रहा। अब जो ये जल की बूंदें प्रसारित होकर के दाब डाल रही थी, अब वह ठंडी के कारण वह संघनित हो गई और वह जल के रूप में आ गई। अब यह दाब डालने वाला नहीं कोई रहा। तो अब इसके चारों ओर वायु है, हम लोगों के चारों ओर वायु है, तो डब्बे के चारों ओर वायु है, तो इसके अंदर का जो दाब है वो कम पड़ जा रहा है, बहुत कम पड़ जा रहा है। और ये बाहरी जो वायुमंडलीय दाब है इस पर ये प्रभाव अपना डालना शुरू करती हैं। तो जब ये कम होता है तो ये जो है आपका जो इसका डब्बे का जो दीवार है यह जो है दाब को सहन नहीं कर पाती है और अंदर का दबाव कम और बाहर का दबाव ज़्यादा है, इसलिए यह जो है विकृत हो जाती है। तो विकृत होने के कारण, ये विकृत किस कारण हुई? तो ये वायु ने दाब डाला इसके चारों ओर, यानी कि चारों ओर दाब डालने का मतलब है कि वायु से सिद्ध होता है कि वायु जो है आपका क्या हुआ, वायु जो है दाब डालती है, यानी हमारे चारों तरफ जो वायु है यह हमारे ऊपर दाब डाल रही है। ये हमेशा हमारे ऊपर दाब डालती रहती है, हर वस्तुओं पर डालती रहती है, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे कोई भी हो, उस पर हमेशा जो है वायु का एक दाब पड़ रहा है, चारों उसको दबा रही है। तो अब यहाँ से एक सिद्ध यह हो गया। यही एक और रीज़न इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जब कोई भी जब जाता है पर्वतों पर आरोहण होता है, पर्वतारोही जो होते हैं यानी पर्वतों पर चढ़ने वाले जो होते हैं, अपने शरीर को चारों ओर से एक पैक करके जाते हैं। एक रीज़न और है कि क्यों अपने आप को पैक करके जाते हैं, क्या ऐसा कारण है? और फिर ऑक्सीजन का तो अलग लेकर जाते ही हैं, और वहाँ पर क्या ऐसा चीज़ होता है कि उनके नथनों से, उनके नाकों से, कानों से खून आने लगता है। रीज़न यह है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घटने लगता है। हम लोगों का जो पृथ्वी पर धरातल पर हैं तो जो दाब लग रहा है, हम लोगों का शरीर उसी हिसाब से दाब को, हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर है कहते हैं उस दाब को समुचित ढंग से अपने आप को एडजस्ट किए हुआ है। यानी दाब और वायुमंडलीय दाब और हमारे ब्लड का दाब एक संतुलन बना होता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब जो है वह कम होने लगता है और ये हमारा ब्लड का दाब बढ़ने लगता है। अब इसका संतुलन बिगड़ जाता है।
तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम, और आपका उस हिसाब से अब इसकी अंतर जो होता है वो अंतराल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा प्रेशर दाब का जो ब्लड प्रेशर वही रहता है, लेकिन वह जो है कम हो जाता है। इस असंतुलन के कारण हमारे शरीर के जहाँ भी नर्म हिस्से पाते हैं, जैसे नाक है, कान है, यहाँ पर जो नसें होती हैं वो फटने लगती हैं प्रेशर के कारण, क्योंकि उनको बाहर से कोई रोकने वाला प्रेशर नहीं बचा। इस कारण जो है हमारे शरीर से इन अंगों से ब्लड आने लगता है। तो ये रहा हमारे वायुमंडलीय दाब का महत्व। फिर इसके बाद पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। एक दूसरा क्रियाकलाप है, पवन का वेग बढ़ जाने पर वायु दाब जो है कम हो जाता है। इसको हम अब सिद्ध करेंगे। तो दूसरा आपका हेडिंग है कि पवन का वेग बढ़ जाने पर, पवन का वेग बढ़ जाने पर वायु दाब घट जाता है। वायु दाब घट जाता है। वायु दाब घट जाता है। अब पवन का वेग बढ़ जाने पर वायु दाब घट जाता है। पवन का वेग यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पवन का वेग बढ़ गया, अगर वायु दाब, मान लीजिए इस धरातल, ये कोई हम एक पदार्थ ले लिए और इस पर जो है कोई वेग नहीं है, तो वायु जो है इस पर दाब डाल रही है। इस पर जो है दाब, ऐसे हम तीर द्वारा दिखा रहे हैं, दाब डाल रही है। चारों ओर से डाले, मैं इसी ओर को दिखा रहा हूँ। अब इसमें पवन का वेग जो है आपका 0 है, यानी गति नहीं कर रही है। अगर इसके ऊपर, इसी के, अब दूसरे कंडीशन हम ले लें कि पवन का वेग यहाँ पर बहुत स्लो है, बहुत धीमा है। अब जैसे ही वेग इसका बढ़ जाता है, पवन का वेग जो है बढ़ गया है, हवा अब गतिशील हो गई है, तो ये जो दाब पड़ता है, अब इसका मात्रा जो है कम हो जाता है। ये बताने का मतलब यही है कि जब हमारे ऊपर से, इसके ऊपर से हवा जो है, इसके चारों तरफ हवा मौजूद है, इसके चारों तरफ हवा मौजूद है, तो अब इस पर दाब डाल रही है। लेकिन जैसे ही हवा का वेग कम होने लगता है, अधिक होने लगता है, तो इसका दाब की मात्रा कम होने लगती है। ये कैसे हम सिद्ध करेंगे? वायु दाब घट जाता है, तो इसके लिए एक प्रयोग है कि अगर आप क्या कीजिए कि एक बॉटल लीजिए, एक बॉटल लिया गया या एक नली ले लीजिए, ऐसे हम ले सकते हैं, और इसमें जो है हम ले सकते हैं आपका, इसमें फूंक मारें, तो फूंक मारने से यहाँ पर वेग बढ़ जाता है। यहाँ पर वेग जो है बढ़ गया। अब इस पर जो वायु दाब लग रहा है वह कम हो जाता है, तो ये जो है बाहर की ओर गिर जाएगा। तो ये जो है एक प्रैक्टिकल ये भी देख सकते हैं कि ये जो है बाहर, ये अंदर अब नहीं जा पाएगा। तो अगर इसमें प्रैक्टिकल में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक और आसान आइडिया है कि अगर आप इसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि आप एक हल्की जो है, एक प्रपत्र है, पन्ना है, पन्ने का एक टुकड़ा है, तो जब इसके ऊपर से, जैसे ये दबा हुआ ऐसे नीचे है, और जब इस पर वायु दाब लग रहा है, एक दबा हुआ है,
तो अब इसके ऊपर से जब हम हवा गुजारते हैं, फूंक मारते हैं, यहाँ से फूंक मारना है, फूंक, यानी कि ये जो है पवन जो है गतिशील हो गया। तो जब पवन गतिशील होता है तो ये जो है पन्ना अब ऐसे सीधा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अब ये इधर को भाग आएगा, यानी जो इस पर दबाव है अब वह दबाव दूसरे कंडीशन में कम हो जाएगा। यानी ऐसे आपका पन्ना है और जब इधर से फूंक आती है तो यह जो है ऐसे सीधा हो जाएगा, फिर जैसे फूंक मारना बंद करेंगे नीचे आ जाएगा। तो ये जो है जैसे पन्ना है, फूंक मारेंगे तो नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, और जब वो फिर फूंक बंद करेंगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जब ये गतिशील हो जाती है वायु, तो अब ये दबाव जो है चारों तरफ अपने डाल रही थी वो दबाव कम होने लगता है। तो यही चीज़ समझाने का प्रयास किया गया कि पवन का वेग बढ़ जाने पर वायुदाब घट जाता है। पवन जब भी गतिशील रहेगी तो जो अपने धरातल के ऊपर बह रही है, मान लीजिए कि ये, अब इसको आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए बुक है, अब इसके ऊपर से अगर हवा ऐसे बह रही है, मान लीजिए नहीं बह रही है, तो इस पर कुछ दबाव होगा, कुछ दाब डाल रही है, और जब बहना शुरू कर देगी तो वह दाब जो है कम हो जाएगा। जितना डाल रही है 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, अगर 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब डाल रही है तो उससे अब 300, 200, 100 हो जाएगा। यानी दाब अब घटना शुरू हो जाएगा, वेग बढ़ना शुरू होगा, दाब घटना शुरू होगा। तो इस तरह ये सिद्ध होता है कि जब कोई भी वायु गतिशील हो जाती है, यानी पवन गति में आ जाता है और गति में आ जाता है, तो उससे जो दाब डाल रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ये तो यह हो गया। तो ये आसान है, और पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब वास्तव में कम हो जाता है, ये चीज़ आपका दिया गया है। और पवन सदैव अपने अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में चलता है। हाँ, ये भी है, वायुदाब तो कम हो गया, अब वायुदाब कम जहाँ पर होगा, पवन कहाँ से किधर चलते हैं, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि पवन की जो गति होती है, पवन जो गति होती है, ये पवन जो गति करता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पवन उच्च वायुदाब के स्थान से, पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होता है। यानी कि अगर कहीं बिंदु पर, ये मान लीजिए बिंदु हो गया, ये मान लीजिए बिंदु हो गया, तो यहाँ पर वायुदाब अधिक है और यहाँ पर वायुदाब कम है, यानी उच्च वायुदाब और इधर हो गया निम्न वायुदाब। तो पवन जो है हमेशा उच्च से निम्न की ओर इधर बहना शुरू हो जाएगा, ऐसे पवन की दिशा होगी। तो आज के पार्ट में इतना ही, इन अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा और भी इसके क्या होता है